जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में कहा था प्रीवियस वीडियो में कि विज़न आईएएस के जो 12 मंथ का मंथली मैगज़ीन है वो मैगज़ीन्स मैं कंप्लीट कराऊंगा और ये वक्त सीरीज़ शुरू हो चुका है। ये पहला सीरीज़ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो कि मैंने जो प्लान बताया है कि कैसे हम कवर कर लेंगे 6 दिन में पूरे पॉलिटी का 1 साल का करंट अफेयर, तो आप उस वीडियो पे जाके देखना। और अगर नहीं तो इसको एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इसी जगह पे। बेसिकली हमने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग विज़न आईएएस की 1 मंथ की जो करंट अफेयर की मैगजीन होती है उनमें डिफरेंट 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स गिवन होते हैं। उन 7 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट्स को हमने उठाए। एक दिन में 2 वीडियो अपलोड होगा। एक वीडियो में पूरे 1 महीने का जो करंट अफेयर होगा एक सब्जेक्ट का वो हम कंप्लीट करेंगे। उतने कवर करने के बाद में हम नेक्स्ट मंथ का कवर करेंगे। तो एक ही दिन में 2 मंथ की जो करंट अफेयर है वो हिंदी मीडियम वालों का कवर हो जाएगा और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उससे रिलेटेड जो करंट का क्वेश्चंस है वो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन को एक साथ लेके चलेंगे और जहाँ पे आपको लगता है आप एम लक्ष्मीकांत की बुक से भी जाके देख सकते हैं और उस टॉपिक को, उस रिलेवेंसी को वहाँ पे एक किसी भी तरह का कट एंड पेस्ट करके चिपका भी सकते हैं ताकि वो चीज़ें आपको स्टैटिक और डायनेमिक एक साथ चलता रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हम इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहली बात यह है कि इस लेक्चर में हम स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन दोनों को एक साथ कवर करेंगे जिससे हमें बेस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा और कोई टॉपिक जो आपके कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं वो पॉलिटी का है। इसमें पॉलिटी में जो अभी इंडेक्स दिया इसमें सबसे पहला शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरा जो टॉपिक है वो फेडरलिज्म, यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली। थर्ड है इलेक्शन एंड टेक्नोलॉजी, चुनाव और प्रौद्योगिकी। या हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए सही रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंबाइन रखूं ताकि लैंग्वेज वेरिएंट न रहे। फोर्थ पॉइंट है वुमेन्स इन जुडिशरी। फिफ्थ पॉइंट है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी। और 6 पॉइंट न्यूज़ इन शॉर्ट। जो न्यूज़ इन शॉर्ट में है वो आप डिफरेंट टॉपिक्स ही जहाँ पे देख सकते हैं। चलो डायरेक्ट हम चलते हैं कि टॉपिक में, और टॉपिक को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक ही वीडियो में अगर आपके 1 महीने का पूरा एक सब्जेक्ट का करंट अफेयर कवर हो जाएगा तो इससे बेहतर कोई चीज़ और नहीं है। इवन आपको क्वेश्चंस मिलेगा, प्रैक्टिस करेंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे, इतना ही बस चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सबसे पहला है जो टॉपिक है ये है हमारा शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर करंट न्यूज़ में रहा, उसके पीछे कुछ कारण है क्योंकि अभी हाल ही में आपने इस समय देखे होंगे जनवरी 2023 में किरण रिजिजू जो कानून मंत्री था वो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से उसको डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ा। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में गया क्योंकि वो कॉलेज सिस्टम में कुछ अपना चेंज को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने कुछ फाइल किया हुआ था। उसी के ऊपर ये करंट अफेयर बेस्ड है। तो देखो बेसिकली ये है शक्तियों का पृथक्करण जो गिवन है कौन से संविधान में। सबसे पहले देखिए कि संविधान में कहाँ दिया हुआ है। तो संविधान में ये दिया हमें आर्टिकल 50 में। कौन से आर्टिकल 50 में दिया हुआ है संविधान में। तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि शक्ति का पृथक्करण क्या संविधान में दिया हुआ है तो हाँ दिया हुआ है और लिखा हुआ भी है, मेंशन है। क्योंकि यूपीएससी मोस्टली क्वेश्चन कहता है कि ये शब्द संविधान में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो देखिए तो कॉलेजियम प्रणाली में कार्यकारी प्रतिनिधित्व, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, अभी तक आप कॉलेजियम सिस्टम को समझते होंगे कि जिनमें जो जुडिशरी होती है उनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है और साथ ही साथ में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो सिस्टम होता है उसको हम जुडिशल सिस्टम कहते हैं या कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये डिमांड किया कि इस कॉलेजियम सिस्टम पे सरकार का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, एक प्रतिनिधि होनी चाहिए ताकि उनका भी सजेशन वहाँ पे जाया जा सके। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें कानून एवं न्याय मंत्रालय ने अपने पत्र में सुझाव दिया था। यही किरण रिजिजू जी थे जिन्होंने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया कि केंद्र का प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम पे भी शामिल किया जाना चाहिए और राज्य की जो कॉलेजियम सिस्टम है वहाँ पे भी एक हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम में शामिल किया जाना चाहिए। कारण क्या था, ताकि एक पारदर्शिता लाया जा सके
और जुडिशरी को एक थोड़ा कंट्रोल वे पे ऑपरेट किया जा सके। उसके अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, तो बैकग्राउंड में जाएंगे तो डिफरेंट बैकग्राउंड आएगा। 1973 का आप जानते हैं केशवानंद भारती वाद, काफ़ी फेमस वाद है, उनमें उन्होंने किस तरह के निर्णय दिए थे, आगे हम वो भी देखेंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं। अब देखते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका भी शक्तियों का पृथक्करण। तो दूसरी चीज़ ये भी पूछा जाएगा कि क्या संविधान में कठोर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया हुआ है, हाँ नहीं, ये भी आपको आंसर करना है। इसका आंसर आपको आगे मिलेगा, पर ये इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस को याद दिला रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ। तो कि न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका, इनके कार्य को समझे तो क्या क्या है। न्यायपालिका का मुख्यतः कार्य क्या है, ये कानून पर निर्णय लेने की शक्ति इनको होती है। दूसरी संसद, संसद कानून बना सकती है और कानून में संशोधन कर सकती है। कार्यपालिका और कार्यकारी सरकार जो होता है उसको बेसिकली जितने भी कानून बना हुआ है उन कानून को लागू करने का काम कार्यकारी होता है। तो इनमें जब ये संविधान बन रहा था उस समय क्वेश्चन उठा कि क्या इन तीनों के बीच में अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए या अतिव्यापी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। क्या था कि हर एक जो इंस्टीट्यूशन होता है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ रहता है, ये भी बात सही है। दूसरी चीज़ क्या है कि संविधान में कठोर और पूर्ण पृथक्करण का प्रावधान नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि संविधान में कठोर और पूर्ण शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिया में जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये और विधायिका है, ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे अतिव्यापित होती है और एक दूसरे की शक्ति का कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। तो केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा था कि भाई जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो संविधान का मूल ढांचे का पार्ट है, इसमें उसने कहा गया था। अब डिफरेंट आर्टिकल देखते हैं कि कहाँ पे पृथक्करण के सिद्धांत का उपयोग हुआ है उनको। तो देखो आर्टिकल 50 में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद में फिर अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया है, जो ये दिखाता है कि भाई न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण को कैसे हमने अतिव्यापित किया हुआ है। एंड देन आर्टिकल 105 एंड 194, इसमें संसद और राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के विशेष अधिकार है। अब विशेष अधिकार इसलिए दिया है क्योंकि हमने विशेष अधिकार दे के उन्हें न्यायालयिक जो पृथक्करण है, पृथक्करण का सिद्धांत है, उसमें कहीं ना कहीं पे हमने नम्रता ले आया, कठोरता हटा के हमने थोड़ा सा नम्रता लेके आया। उसके बाद में है अनुच्छेद 122 और 212, इसमें संसद और विधानमंडल के जो कार्यवाही होता है उस कार्यवाही में न्यायपालिका किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब लिमिटेड कर दिया हमने उसके पावर को, न्यायपालिका को। अनुच्छेद, उसके बाद में आर्टिकल 13, इसमें न्यायिक समीक्षा कहते हैं कि किसी भी तरह के जो संसद न्यायपालिका है वो अनुच्छेद 13 के तहत में ये समीक्षा कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 32 और 266, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर है, जिसमें वो संवैधानिक उपचार के तहत में उनको पावर दिया गया। उसके बाद में क्या है 142, सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की असाधारण शक्ति दिया गया है। तो ये जो जितने टॉपिक्स मैं इस पॉइंट पे डिस्कशंस किया, ये पॉइंट ये बताता है कि जो शक्ति का पृथक्करण है सिद्धांत, वो सिद्धांत हमने अनुच्छेद 50 में दिया तो है, लेकिन सभी एक दूसरे से अतिव्यापित है, जिसमें आप देख सकते हैं किसी एक को विशेष अधिकार मिला हुआ है, किसी दूसरे को विशेष अधिकार मिला हुआ है, तो एक का पावर का उपयोग कोई दूसरा कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा कठोर पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण और कठोर पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है। पृष्ठभूमि की हम बात करें तो सबसे पहले किसने, अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने दिया था, ये पहली बार जब दिया था 4वीं शताब्दी में। क्या क्या था, महासभा, लोक अधिकारी और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण वर्णन किया गया था। उसके बाद एक मोंटेस्क्यू ने लिखा था 18वीं शताब्दी में द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें भी उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अलग अलग करने की बात कही हुई थी। अब भारत में देखेंगे शक्ति, भारत में शक्ति के पृथक्करण के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या क्या है, सिद्धांत जो है उसके महत्व क्या है। तो देखिए भारत में महत्व, बहुत बड़ी महत्व हो सकती है, किसके कारण, 3-4 कारण हम देख सकते हैं। एक तो पॉपुलेशन है, दूसरी चीज़ क्या है कि इतने को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग हैं उन्होंने डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कंट्रीज से ये संविधान बनाया हुआ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो क्या है, सबसे पहले न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका संविधान की अंतिम व्याख्याकार है, हाँ वो तो है, ठीक है, पहले ये बोला है।
कि पहला क्या है, नागरिक अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा, न्यायपालिका, ठीक है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा शक्ति देना बहुत जरूरी है और विधायिका को न्यायपालिका से अलग रखना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकता है। अगर हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पालन नहीं करेंगे तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, एक बॉडी दूसरी बॉडी की शक्तियों का उपयोग करेगा, तो ये उपयोग करने से एक दूसरे के बीच में क्लेश आएगा। इसलिए हमें शक्ति का पृथक्करण को पालन करना बहुत जरूरी है, जिससे एक दूसरे की शक्ति का उपयोग दुरुपयोग करने से ये रुक जाए। देन न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। न्यायपालिका को जो शक्ति हमने दिया हुआ है, वो शक्ति का उपयोग अगर विधायिका और कार्यपालिका करने लग गई तो न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। ये भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। सरकारी संस्थानों के बीच में संघर्ष को कम करना, कि अगर शक्ति पृथक्करण का मतलब कार्यों का पृथक्करण नहीं हुआ कि ये कार्य ये बॉडी करेगा और ये कार्य और इस शक्ति का प्रयोग ये बॉडी करेगा, तो एक दूसरे की शक्ति का उपयोग करने की वजह से इनमें कहीं ना कहीं गतिरोध हो सकती है। इसलिए संस्थाओं के बीच में संघर्ष को कम करने के लिए भी जरूरी है। इसके बाद में हम इनकी थोड़े हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुआ था, वो हिस्ट्री हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शक्ति पृथक्करण का जो न्यायपालिका के निर्णय है कब कब क्या आया था। 1973 केशवानंद भारती वाद आया था सबसे पहला। उन्होंने इसको मूल ढांचे के अधीन बताया था और ऐसा कोई भी जो मूल ढांचे के अगेंस्ट हो उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। फिर कोलोबन नाम तमिलनाडु आया, उसमें न्यायिक समीक्षा से पूर्ण जो 9वीं अनुसूची है उसको, उससे पहले था कि 9वीं अनुसूची पे हम किसी भी तरह के न्यायपालिका किसी भी तरह के हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न्यायिक जांच नहीं कर सकता। लेकिन फिर बाद में जो कोलो बनाम तमिलनाडु आया था स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि वो हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, उसको संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद में आया था गोलकनाथ में क्या क्या आता कि तीनों अंगों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कार्यों को अपने दायरों के भीतर रख के एक दूसरे की शक्ति को अतिक्रमण न करे, मतलब पृथक्करण का सिद्धांत इसमें भी दे दिया गोलकनाथ में। फिर करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य का भी यहाँ जिक्र किया गया है। तो इस तरह से हम देखेंगे शक्ति पृथक्करण का जो पार्ट है कौन कौन से आर्टिकल्स में है, कौन कौन से आर्टिकल्स के अगेंस्ट है, ये हमने देख लिया। इसके बाद में आते हैं कि ये जो पार्ट है बेसिकली जो डिफरेंट, मैं ज़्यादा इन डेप्थ में कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बनाया जा रहा है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया जा रहा है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बनाएंगे जिसमें हम इन डेप्थ सारे चीज़ों का डिस्कशंस करेंगे। तो ये जो दिया हुआ है कि अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जस्टिस, तो अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जस्टिस जो है, ये जस्टिस के लिए हमें क्या सही है क्या नहीं है, इसके लिए क्या करनी चाहिए, उनके जो रिपोर्ट्स है वो दिया हुआ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं संघवाद मतलब दिल्ली को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली फेडरलिज्म में, उनके ऊपर है। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा कि हाल ही में जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल और यहाँ के जो एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लेश हुआ है और टकराव हुआ है। किन चीज़ों को लेकर, ट्रांसफ़र एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, कि यहाँ पे जो आईएएस है, जो बड़े बड़े अधिकारी है, जो ऊंचे पोस्ट में बैठे हुए हैं, वो यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उनकी बातों को नहीं सुन रहे और एलजी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। इसके ऊपर ये क्वेश्चन उठा था जिसके लिए ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो चलो इसी की हम डिस्कशन करते हैं कि ऐसा कौन से लॉज है जो सरकार, दिल्ली की सरकार को क्या पावर देता है, यूनियन टेरिटरी के साथ क्या पावर होती है। यूनियन टेरिटरी में जो जम्मू एंड कश्मीर जो था, पुडुचेरी है, दिल्ली है, इनमें कौन शक्तिशाली है, इनके बारे में भी हम देखेंगे। देखो बेसिकली जो दिल्ली एनसीटी है ये काम कैसे करते हैं। तो 1991 की एक संविधान संशोधन हुआ था, जो 69th संविधान संशोधन हुआ था, उनसे एनसीटी का कॉन्सेप्ट आया था। किसका? एनसीटी का कॉन्सेप्ट आया था, जिन्हें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया था दिल्ली को, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 239A, 239AA, 239AB इनको जोड़ा गया था। इसके तहत क्या है, विधानसभा के पास, एनसीटी की जो विधानसभा के पास में राज्य सूची और समवर्ती सूची में कुछ भी सूचीबद्ध करने की शक्ति होगी, यहाँ तक कि ऐसा कोई मामला जो केंद्र सरकार पर भी लागू होता हो उनको भी कर सकते हैं।
उसमें अलग अलग अनुसूची बनाया गया था। जो प्रविष्टियाँ हैं 1, 2, 3, इनके बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं है, प्रॉब्लम किन चीज़ों की है ये देखते हैं। प्रॉब्लम है मेजर जो प्रॉब्लम है वो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार अधिनियम 2021, ये इनके डिस्कशंस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या कहा गया कि जो विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का अर्थ एनजी होगा। मतलब विधानसभा किसी भी तरह का कानून बनाता है और उस कानून में कुछ चीज़ पारित करता है तो उसमें कहा जाता है कि सरकार के द्वारा पारित किया गया। इसका मतलब यह है कि वो एनजी के द्वारा पारित किया गया माना जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी कार्रवाई से किसी भी तरह की कार्यवाही करना अगर दिल्ली की मंत्रिमंडल या किसी मंत्री के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोई भी निर्णय लिया गया है तो इस निर्णय को राज्यपाल के पास में भेजना, उपराज्यपाल के पास में भेजना अति आवश्यक है, ये भी बोला गया। दूसरी चीज़, राज्यपाल को उन विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करने या राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखने का भी प्रावधान किया गया है जो संयोगवश किसी मामलों को शामिल करते हैं जो विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरों से बाहर है। मतलब ऐसा कोई भी जो कानून है या फिर विधेयक है जो दिल्ली सरकार बना रही है उसमें दिल्ली सरकार की शक्तियों के बाहर है तो उसको उपराज्यपाल सुरक्षित रख सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। उसके बाद क्या है, मौजूदा व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं। क्या क्या समस्याएं होती है तो विधायिका के विशेष अधिकार कि नियम बनाने वाले जो शक्ति है उसमें विशेष अधिकारों का भाग है। तो भाई इसमें क्या कहा है कि विधानमंडल के दोनों सदनों को विशेष अधिकार मिलना होता है, वो तो होता ही है। अब यहाँ पे अगर सारे के सारे पावर एलजी के पास में चला जाए और एलजी अपनी किसी भी बात के लिए विधानसभा के प्रति किसी भी तरह का जवाब दे नहीं रहेगा तो ऐसे में वो निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से काम करना स्टार्ट कर देगा, जबकि यहाँ पे चुनी हुई सरकार है। ये भी क्वेश्चन आ गया था कि ऐसे नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, चुनी हुई सरकार, अगर हम एनजी को ज़्यादा पावर देते हैं तो चुनी हुई सरकार कहीं ना कहीं भी कमज़ोर हो जाता है जो सरकारी संघवाद की होना की उपेक्षा करता है। ठीक, और काम की बात करें आगे की राह, ये काम की बात नहीं है, ये काम की बात में ये है कि दिल्ली और पुदुचेरी में यूपी में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली और पुदुचेरी में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और कैसे शक्तिशाली है। तो दिल्ली और पुदुचेरी में आप देखेंगे तो दिल्ली अधिक शक्तिशाली है पुदुचेरी की रिस्पेक्टिवली। कारण क्या है कि यहाँ की जो लोक व्यवस्था है, पुलिस है और भूमि, ये तीनों एलजी के पास में होती है, अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में होती है दिल्ली में, और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इसमें इंटरफेयर करती है, जबकि ऐसा पुदुचेरी में नहीं है। ठीक है, तो ये इनको डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद में आते हैं कौन सी, चुनाव प्रौद्योगिकी, चुनाव, इलेक्शन एंड टेक्नोलॉजी। इलेक्शन एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली अभी रिसेंट के टाइम पे देखा जाए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो था, जो गवर्नमेंट में लेके आया हुआ था विधेयक, उसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो करंट अभी इनसे जोड़ा जा सकता है। बेसिकली चुनाव और प्रौद्योगिकी का मतलब ये हो गया कि हम चुनाव में किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, चुनाव को पहले तैयारी करने के लिए, चुनाव के समय और चुनाव के बाद, इन सब पॉइंट्स पे हम डिस्कशंस करेंगे। तो बेसिकली आईसीटी जो होती है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी की शुरुआत अगर देखिए कि दुनिया की हर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, वो सब उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इलेक्शन से पहले सबसे ज़्यादा तैयारी किन चीज़ों की होती है कि भाई मतदाता पत्र तैयार हो जाए जिसमें उसका करेक्ट नाम हो, एक सही फ़ोटो हो और सही एक आइडेंटिटीज़ हो। फिर चुनाव के समय देखते हैं कि सही पारदर्शिता हो, ईवीएम में हैकिंग ना हो। चुनाव के बाद देखते हैं फिर काउंटिंग ना हो, उसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगा के रखें। तो चुनाव के पहले, चुनाव के समय, चुनाव के बाद, ये जो तैयारियाँ होती है चुनाव के लिए, हम आईसीटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। आईसीटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है कम्युनिकेशन फॉर इलेक्शन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, जो कॉमेट है, ये सबसे पहले लागू किया था मध्य प्रदेश ने 2008 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये काम की चीज़ है। उसके बाद में अब ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में जो समिट फॉर डेमोक्रेसी ऑफ ईयर के ईयर ऑफ एक्शन प्रोग्राम का जो होस्ट था वो भारत का ईसीआई था, इसलिए ये न्यूज़ का एक ये बन गया और इसलिए इसे हम यहाँ पे न्यूज़ में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है,
अब ये जितने भी चीज़ें दिया हुआ ईवीएम हैकिंग से रिलेटेड और ये ईवीएम से हम कैसे बच सके, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज़ें नहीं है। हम डायरेक्ट आने जुडिशरी सिस्टम पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखना। सबसे पहला है कि न्यायपालिका में महिलाएं, वुमेन्स इन जुडिशरी सिस्टम्स, जुडिशरी सिस्टम। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार है कि इस इतिहास में तीसरी बार पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया है, इसलिए हमने इसको डिस्कशन करने हैं। तो अगर देखा जाए कि हमारे जितने भी न्यायाधीश हैं, टोटल इंडिया में जितने नंबर ऑफ न्यायाधीश हैं, उनमें सिर्फ जो अधीनस्थ न्यायालय है, सबऑर्डिनेट जुडिशल, यहाँ पे क्या है 35.1% ही वुमेन्स है। हाई कोर्ट्स में कितने 13.2% है एंड 12.5% किसमें, सुप्रीम कोर्ट में वुमेन्स अभी लीड कर रहा है। अब देखिए राज्यवार देखें तो कहा सिर्फ 15% अधिवक्ता अभी महिलाएं हैं, ठीक है। हाई कोर्ट, 5 हाई कोर्ट में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है इंडिया के। कौन कौन से हो? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, पटना और उत्तराखंड, यहाँ कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। 11 महिलाओं में केवल 5 जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करने का अभी तक में ये अवसर दिया गया है। दूसरी चीज़, सिक्किम, तेलंगाना और दिल्ली एक ऐसे यूटीज राज्य है जहाँ पे हाई कोर्ट 1/4 से अधिक महिला है, जहाँ के हाई कोर्ट में 1/4 से अधिक महिला है। ये डेटा एक तरह से याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट एक डेटा फिट कर देगा और कोई भी एक ऑप्शन पे यहाँ पे डाल दिया जाएगा। अभी तक में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पूर्ण महिला जो पीठ है उसमें 3 बार गठन किया गया, 2018 में, 2013 में, 18 में और 22 में। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अभी 3 महिला न्यायाधीश है और 2027 में सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश होने वाली है, मिलने वाले महिला न्यायाधीश पहली बार मिलने वाली है। अब न्यायपालिका में महिलाओं का महत्व, ये एक कॉमन सेंस की बात होती है और इनको हम पर्ट गेम टाइप्स नहीं कर सकते। पहला क्या है कि अगर महिला मुख्य न्यायाधीश बनती है, जुडिशरी में महिलाएं बढ़ती हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, वुमेन एजुकेशन बढ़ेगा, वुमेन सैनिटेशन बढ़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम समझ सकते हैं। इसमें कोई डेटा नहीं दिया, इसलिए मैं इसका डिस्कशन ज़्यादा नहीं करूँगा और ये हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कम की बात किया जाए ना कि क्यों कम वुमेन्स पार्टिसिपेशन होता है, उसके पीछे कि 7 वर्षों तक लगातार कानूनी प्रैक्टिस करना, जिसमें नियम है कि 35 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तो वही लोग जाके जुडिशरी सिस्टम पे आगे हो सकती है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे तो ऐसा नहीं हो पाता है। उसके बाद में फिर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2018 में, फिर 2022-23 में, 2022-23 में इसको बढ़ाया गया और अभी फिर से इनको बढ़ाया गया है। अब इसमें हम डिस्कशन करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या होता है और क्यों ऐसा चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसका जो मुख्य 2018 में शुरू किया गया था, स्टार्टिंग के टाइम पे 1120 पे था। बेसिकली कवरेज की बात करें तो 31 राज्यों में प्रखंड ब्लॉक्स जो 500 ब्लॉक्स को कवर किया गया है। इन 500 जो ब्लॉक्स, इनका उद्देश्य देखें तो क्या, देखो इनका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल, इन क्षेत्रों में विकास करना और इन क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पर्याप्त सुनिश्चित करना कि हाँ इनको कंप्लीट इस तरह की सेवाएं मिल रही है या जिन जिलों पे इन पोर्शंस पे इनमें। तो इसमें रैंकिंग भी होगा। अगर देखो, अगर सपोज उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया गया है तो 500 जिलों के बीच में कंपटीशन भी होगा। कंपटीशन होगा तो उसमें रैंकिंग भी होगा। रैंकिंग होने के लिए कई कैटेगरी निकालेंगे कि सबसे अच्छा जिला, सबसे मिड वाला जिला और बेस जिला। तो ऐसा इन्होंने अलग अलग समय पे KCI किया है, मतलब रैंकिंग किया हुआ है, जिसमें समय समय पर रैंकिंग के लिए इन्होंने अलग अलग पॉइंट से रैंकिंग जारी किया हुआ है। तो इसमें रैंकिंग के लिए इन्होंने अलग अलग मानदंडों को लिया हुआ है और अलग अलग पोर्शंस को। बेसिकली इनका उद्देश्य कमज़ोर लोगों को और स्ट्रॉन्ग करना और स्ट्रॉन्ग करने के बाद भी इनकी पार्टिसिपेशन को इकोनॉमिक्स में बढ़ाना, ये भी इनका एक उद्देश्य है। जिसमें क्या वन साइज फिट्स ऑल इसका दृष्टिकोण लागू नहीं होता है। मतलब एक ही सोच, एक ही एजुकेशन सिस्टम, एक ही तरह के जो स्कीम्स है उसे हर एक लोगों पे लागू नहीं किया जा सकता। एस्पिरेशनल में हम डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें को डालने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ADP में बेसिकली हम 3 C's का उपयोग करते हैं। 3 C's को याद रखना, कन्वर्जेंस, कोलाब्रेशन एंड कॉम्पिटिशन। कन्वर्जेंस का मतलब ये हो गया अभिसरण या तालमेल।
राज्य स्तर पर राज्य और केंद्रों के बीच में तालमेल बिठा के चलना ताकि जिला का विकास किया जा सके। कोलाब्रेशन, जो अच्छा काम कर रहा है उनके साथ में कोलाबरेट करके उनसे सीखना कि और बेटर क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। कंपटीशन का मतलब रैंकिंग जारी करता है कि हमारे जिला सबसे अच्छा है, ये जिला सबसे सबसे अच्छा है, इसके लिए रैंकिंग जारी किया है ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। उसके बाद में आता है पब्लिक सर्वेंट कंटेंट। पब्लिक सर्वेंट कंटेंट इज़ नथिंग, इन्होंने कहा है कि भाई जो न्यूज़ चैनल है, जो कंटेंट है, जो सैटेलाइट से टीवी प्रसारित होती है, इनमें प्रतिदिन 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट की, प्रतिदिन में 30 मिनट की ऐसा सेशन होना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय महत्व की और सामाजिक रूप से प्रासंगिक रूप से जो हम चीज लोगों के मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करे या देश के प्रति राष्ट्रीयता को बढ़ाए, ऐसे कंटेंट को चलाना अनिवार्य कर दिया है न्यूज़ चैनलों में, टीवी प्रसारणों में, ये कंटेंट है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ ऑफ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ ऑफ इंडेक्स क्यों है, उसके पीछे हम देखते हैं कि सबसे पहले कि रूल ऑफ लॉ ऑफ इंडेक्स जो कौन जारी करता है, इसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम प्रोजेक्ट जारी करता है अमेरिका से। अब ये हम ऐसा लेके क्यों है कि हमने देखा कि भाई रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 140 देशों में हमारा 77वां स्थान आया है 2022 में। तो हमें ये अगर जब ऐसा हमारा आया तो हमने सोचा कि इसको और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसलिए हमने क्या कि इन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इनको काम करने के लिए 8 कारकों पर आधारित है। वो कौन कौन सा है? ये सरकारी शक्तियों के उपयोग में बाधा, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, सरकार का खुला स्वरूप, मौलिक अधिकार, कानूनी व्यवस्था, विनियामक प्रवर्तन, न्यायिक नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय, इन सबको लेके आता है। इन सारे 8 इंडेक्स को लिया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है? मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब मंत्री होने से पहले एक नागरिक होता है, तो नागरिकों की अभिव्यक्ति की भी अपनी एक स्वतंत्रता होती है। तो उसमें मंत्री को अगर ऐड कर दिया जाए तो मंत्री को ऐड कर देते हैं, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे मंत्रियों को एक विशेष अधिकार मिलता है। इन्हीं में कुछ आर्टिकल्स को डिस्कशन किया गया था। कारण क्या था कि इस समय जनवरी के में कुछ जो मंत्री थे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, जो स्टेटमेंट उनके पूरे गवर्नमेंट को इम्पेक्ट करता था। तो इसी के लिए कोर्ट ने एक व्यू पास किया हुआ था कि इनकी जो इंडिविजुअल कहे हुए बातों का प्रयोग या इनका इफेक्ट कहाँ तक पड़नी चाहिए, इनके जो इंस्टीट्यूशन है, इनके जो गवर्नमेंट है, ये भी जवाबदेह होगा कि नहीं होगा उसके लिए। तो चलो देखते हैं आगे। सबसे पहला अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत में वाक और अभिव्यक्ति की गारंटी हमें मिलता है 19(1)(a) के तहत में। और अगर हम देखेंगे 19(2) में दिए गए अधिकारों 1 और 2 में दिए गए अधिकारों के अलावा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इनके अलावा और कोई भी उनको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, कुछ भी कभी भी नहीं बोला जा सकता, ये बोल रहा है। बेसिकली इसमें क्या है, सरकार का बयान घोषित नहीं किया जा सकता। अगर कोई किसी मंत्रिपरिषद में या संसद में मंत्री है तो उनके किसी भी एक इंडिविजुअल कमेंट को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक सरकार का कमेंट है, उसके सरकार का कमेंट है, तो उसका इम्पैक्ट पूरी सरकार पे जो पढ़ने वाली थी वो अब नहीं पड़ेगी, कि हमने मान लिया कि वो सरकार की कमेंट नहीं हो सकती है। दूसरे अनुच्छेद 75(3) इसमें क्या कहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। हाँ, वो तो होता है। और अनुच्छेद 164(2) के तहत जो राज्य परिषद मंत्रिपरिषद होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ, होता है। इस पे उसने कहा हुआ है कि भाई जो बड़े से छोटे, याद रखना, बड़े से छोटे और एक छोटे से बड़े का मतलब हो गया कि एक इंडिविजुअल मंत्री का इम्पैक्ट क्या पूरे सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद पे पड़ेगा। दूसरी बात, पूरे सामूहिक रूप से दिया हुआ स्टेटमेंट का जो इम्पैक्ट क्या एक सिंगल इंडिविजुअल मंत्री को पड़ेगा। इसको आप देखते हैं कि इसमें क्या कहा कि सामूहिक रूप से जवाबदेही मंत्रिपरिषद से व्यक्तिगत मंत्रियों तक जाती है। अगर सामूहिक रूप से उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो एक एक मंत्रियों के ऊपर प्रभाव डालेगा। लेकिन अकेला एक मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो स्टेटमेंट में हम ये कहें कि वो पूरी मंत्रिपरिषद पे उनका प्रभाव पड़े, तो वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसका व्यक्तिगत राय है जिसको वह अपने मंत्रिपरिषद से अलग भी व्यू दे सकता है और देता है। इसी के लिए उसने कहा हुआ है। फिर अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार उनको भी मिला हुआ है कि भाई वो अपना स्पीच है वो फ्रीडम करके दे सकता है, ये भी इसने कहा गया। तो चीज़ों को याद रखना। उसके बाद में है फिर सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि भाई जो हम आज तक देखते आए कि हमने जितने